तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाषाण काल। तो आप सभी का स्वागत अंकिता शर्मा क्लासेस में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बाकी ये आज हम डिटेल पढ़ेंगे। डिटेल पढ़ने के बाद कल हम एमसीक्यू लगाएंगे इसके। और कल जो क्लास है उसमें जो मैंने होमवर्क दिया था, अब वो आप लोगों ने किसी ने कमेंट नहीं किया, तो उसे कल मैं उसके आंसर दे दूंगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पुरा पाषाण काल। तो पाषाण काल कैसा है, पाषाण काल का युग कैसा है, यहाँ मनुष्य किस प्रकार के उपकरण का यानी औजारों का प्रयोग करता था। तो पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है, तो चलिए देखते हैं। पाषाण काल ऐसे खड़ा होता था, इस तरह से खड़े होने के बाद फिर इंसान ने धीरे धीरे सीधा खड़ा होना सीखा, तो फिर इस तरह से थोड़ा सीधा हुआ और ऐसे समय बीतता गया, थोड़ा और सीधा हुआ, फिर और सीधा हुआ और पूरी तरह से सीधा चलना सीख गया था। कैसे पूरा सीधा, तो यहाँ पे पाषाण काल आता है। क्या आता है? पाषाण काल। तो पाषाण काल को मनुष्य के द्वारा इस समय पे का जो मांस खाने के लिए, जानवरों से बचने के लिए, तो ये क्या करते थे, पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। पत्थरों का यहाँ पे प्रयोग करते थे। तो पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों। कितने भागों में? 3 भागों में हम पाषाण काल को बांटते हैं। पूरा पाषाण काल, जिसका कार्यकाल रहता है 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व रहता है। किसका? पूरा पाषाण का काल रहता है। दूसरा भाग जो है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण का जो काल है वो 10 लाख से 6,000 ईसा पूर्व रहा है। और फिर आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व रहा है। अगर आप लोगों को एमपीपीएससी का एग्जाम देना है या एनटीपीसी का देना है या फिर कोई स्टेट पीएससी का देना है, तो आपको ये याद रखना है कि पाषाण काल को समझाइए। तो आपको क्या कहना है कि पाषाण काल में जो मनुष्य है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। इसमें पत्थरों का प्रयोग करता था मांस खाने के लिए या जानवरों से बचने के लिए। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। आपको अगर डेट ना याद हो तो कोई जरूरत नहीं है डेट याद रखने की, तो आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मध्य पाषाण इतना समझ में आया तो कल हम इसके एमसीक्यू लगाएंगे, तो आप लोगों को पढ़ के जरूर आना है एमसीक्यू। ठीक है, अब देखते हैं कि इस समय पर मनुष्य किधर रहता था, कहाँ पे मनुष्य का विकास हुआ था। तो उस समय पे घर तो थे नहीं उनके पास, ना वो घर में रहते थे, ना उनका स्थायी निवास था। तो यहाँ पर मनुष्य रहता था, वो कहाँ पर रहता था? तो मनुष्य उधर जो उस समय रहता था, तो पहाड़ियों में, ढलानों में, गुफाओं में, घाटियों में, बस्तियों में, तो यहाँ पर बसते थे। यहाँ पर मानव पूर्ण रूप से उपकरणों का ही प्रयोग करता था। तो यहाँ पर आप हथियार देख सकते हैं, उनके औजार जो पत्थर के बने होते थे, तो कितने भारी और मजबूत होते थे। और इनका कोई ऐसा विशेष आकार नहीं था कि एकदम छोटे आकार के या वैसे आकार, कुछ नहीं था। ना इधर कोई स्थायी निवास था। अगर पूछ ले कि पाषाण काल में क्या स्थायी निवास था, तो आपका आंसर रहेगा नहीं था। और ये खाने की तलाश में या पानी की तलाश में, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागते रहते, इनका कोई स्थान निवास नहीं, इधर उधर भटकते रहते थे। तो ये पाषाण काल हो गया। पाषाण काल कंप्लीट होता है तो अब हम पढ़ेंगे पुरा पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे हम? पुरा पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल में क्या होता है कि पुरा पाषाण काल में मानव, गाय, घोड़े, इनका क्या हो गया था? उद्भव हो गया था। तो इनके हमें साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हमें अफ्रीका से मिलते हैं। इनके साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? अफ्रीका से। कहाँ से मिलते हैं? अफ्रीका से। इनके साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं? अफ्रीका से। तो ये जो प्रापाषाण काल है वो 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक रहा है। 25 साल से 10,000 ईसा पूर्व है वो प्रापाषाण का काल रहा है। यहाँ पर जो पत्थरों का आकार है वो कैसा था? भारी। देख लो आप कितना भारी है। ये आपका बहुत ज्यादा पत्थर भारी, उथले, यानी टेढ़े मेढ़े रहते थे। यहाँ पर जानवरों को मारने के लिए, उनका मांस खाने के लिए, ये पकाना तो जानते ही नहीं थे, जानवरों की तरह खाते थे, तो हड्डियों का उपयोग करते थे, बलुआ पत्थर का उपयोग करते थे। तो इनका जो बलुआ पत्थर है, हड्डी है, ये हमें अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो ये हमें साक्ष्य मिलते हैं अफ्रीका से। कहाँ से मिलते हैं? अफ्रीका से। और आदि मानव का जो
जन्म है वो भारत में नहीं हुआ है, वो अफ्रीका से ही आए हुए, तो कुछ अफ्रीका से होते हुए भारत में पश्चिमी क्षेत्र में इंटर कर जाते। कहाँ पे? पश्चिमी क्षेत्र में भारत में इंटर कर जाते हैं। उधर से भारत में इनका विकास होता है। कहाँ से? उधर से इनका भारत में विकास होता है। तो इन लोगों की क्या विशेषता थी? आखिरी तक खाद्य संग्राहक, और ये स्वयं की रक्षा करने के लिए क्या करते थे? हथियारों का प्रयोग करते थे। तो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर थे। क्या थे? ये उपभोक्ता थे, पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहते थे। ये खुद से कुछ नहीं करते थे, ना इनका कोई ऐसा काम था कि ये खुद को विकास कर पाए, तो ऐसा उनका कुछ नहीं था। तो यहाँ पर ये टोटली मांस खाने का काम करते थे। तो आगे चलते हैं हम। आगे आता है आपका पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो इसकी पीडीएफ मैंने अभी वो नहीं कर पाई है, तो मैं बोल दूंगी, आप पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। तो पुरापाषाण काल को हम जो 3 भागों में बांटते हैं, तो उसमें से नंबर 1 है निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। इसको हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पे मैं पेज ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा है? हमने 3 भागों में बांटा है। पेंसिल को कम करो। इसको हम कितने भागों में बांटे? 3 भागों में बांटे। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो इसमें आकार थे वो धार वाले हो गए थे निम्न पुरापाषाण काल में। यहाँ पर जो उनके हथियार मिलते हैं वो धार वाले मिलते हैं। और मध्य पुरापाषाण काल में हस्त कुठार हो गया और उपकरण, फलक संस्कृति के उपकरण मिलते हैं। और जबकि उच्च पुरापाषाण काल आता है तो इसमें चाकू, स्क्रैपर, हड्डी के औजार, हारपून। तो अगर पूछ ले कि हारपून, ये क्वेश्चन आ चुका है कि हारपून किस समय का औजार है, तो आप लिखोगे उच्च पुरापाषाण काल का औजार है हारपून। तो निम्न पुरापाषाण काल के जो स्थान है वो कहाँ है? अहोम घाटी, जो पंजाब में निम्न पुरापाषाण काल के क्या मिलते हैं? हमें अवशेष मिलते हैं। बेलन घाटी से मिलते हैं। बेलन घाटी यूपी में, यहाँ से भी हमें क्या मिलते हैं? निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष मिलते हैं। नर्मदा घाटी एमपी से, तो एमपी वाले से याद रखें कि नर्मदा घाटी से हमें किस प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो निम्न पुरापाषाण काल के हमें क्या प्राप्त होते हैं? उपकरण प्राप्त होते हैं नर्मदा घाटी से। तो भीमबेटका के उपकरण है वो मध्य पुरापाषाण काल के, जो हमें भीमबेटका से उपकरण प्राप्त होते हैं। भीमबेटका से जो हमें उपकरण प्राप्त होते हैं वो किस काल के प्राप्त होते हैं? वो मध्य पुरापाषाण काल के हमें प्राप्त होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। और 3 भागों में बांटने के बाद आता है पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण, नवपुरा। तो पुरापाषाण काल है उसको भी 3 भागों में बांटते हैं। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा उच्च पुरापाषाण काल। तो ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं मध्य पाषाण काल पर। किस पे आते हैं? मध्य पाषाण काल, यानी इसकी हेडिंग है इसकी मध्य पाषाण काल सेकंड की। तो मध्य पाषाण काल में, तो मध्य पाषाण काल और जो पुरापाषाण काल और नवपाषाण दोनों की क्या है? विशेषता युक्त होती है। किसमें? दोनों की विशेषता में किसमें मिलती है? मध्य पुरापाषाण काल में मिलती हैं इन दोनों की। इसको हम अगर पूछ ले मध्य पाषाण काल को कौन सा काल कहते हैं? संक्रमण काल। अगर क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग इम्पोर्टेंट लगा के रखना कि मध्य पाषाण काल को कौन सा काल कहा जाता है। तो इसे संक्रमण काल कहते हैं। किसको? मध्य पाषाण काल को। तो मध्य पाषाण काल की जो खोज करते हैं, तो इसके उपकरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसके उपकरण हमें यूपी के मिर्जापुर से प्राप्त होते हैं। तो इसकी खोज कौन करते हैं? एसीएल कार्ल हिल। कौन करते हैं? एसीएल कार्ल हिल। कौन करते हैं? एसीएल कार्ल हिल। कार्ल हिल के द्वारा इसकी खोज की जाती। कब? 1867 में यूपी के मिर्जापुर में।
कहाँ पे, यूपी के मिर्जापुर में मध्य पाषाण काल की खोज होती है, जिसकी खोजकर्ता कौन है, एसीएल कार्लाहिल के द्वारा की जाती है। कंप्लीट होता है यहाँ पर की जो औजार हैं, तो मध्य पाषाण काल के औजारों का आकार अन्य कालों की तुलना में सूक्ष्म होता है। यानी आपका जो पाषाण काल है और निम्न प्रापाषाण काल आता है, मध्य प्रापाषाण, उच्च प्रापाषाण काल, तो यहाँ पर इन का पाषाण कालों की तुलना में जो औजार का आकार था वो कैसा हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है। कैसा हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है। कितने सेंटीमीटर का हो जाता है, अगर कोई पूछ ले तो कितने से ना 5 सेंटीमीटर का क्या हो जाता है, यहाँ पर औजारों का आकार हो जाता है। अगर पूछ ले कि माइक्रोलिथिक काल किसे कहते हैं, क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा, आईएमपी बना के लिख लेना कि माइक्रोलिथिक काल किसे कहते हैं। तो माइक्रोलिथिक काल कहते हैं मध्य पाषाण काल को। किसे कहते हैं, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक काल कहा जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो मध्य पाषाण काल क्या हो गया, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल में आपको कितना याद रखना है, मध्य पाषाण काल में आपको याद रखना है तो इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज कौन हुआ, एसीएल कार्लाहिल के द्वारा। कहाँ पर की गई, यूपी के मिर्जापुर में। बस इतना याद रखना। दूसरा अगर पूछे मध्य पाषाण काल को कौन सा काल कहते हैं, तो माइक्रोलिथिक, यानी यहाँ पर आकारों औजारों का आकार क्या हो गया था, छोटा हो गया था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, माइक्रोलिथिक काल कहते हैं मध्य पाषाण काल को। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, सामग्री, यहाँ पे लेड मिलता है, तीर कमान मिलते हैं, भाला प्राप्त होते हैं। कहाँ से, मध्य पाषाण काल से। कहाँ से, मध्य पाषाण काल से। चलिए आगे। तो अब आते हैं मध्य पाषाण काल के जो स्थल हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं मध्य पाषाण काल के स्थल हमें, तो उत्तर प्रदेश से। कहाँ से, उत्तर प्रदेश के तराय, नहर राय, राय, तरामन, हर राय और दमदमा से उत्तर प्रदेश के हमें क्या प्राप्त होते हैं, मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और इधर भीमबेटका, आदमगढ़ और भीमबेटका, आदमगढ़ और भीमबेटका दोनों से हमें मध्य पाषाण काल के हमें उपकरण प्राप्त होते हैं। राजस्थान के तिलवाड़ा से प्राप्त होते हैं, महाराष्ट्र के पटने से और आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा से हमें प्रमुख स्थल प्राप्त होते हैं। तो उच्च प्रापाषाण काल के जो उपकरण है वो इस तरह के हो गए थे, इधर इस तरह के उपकरण यहाँ प्राप्त होने लगे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है हमारा नवपाषाण काल। तो आपका पुरापाषाण काल कंप्लीट हो गया, मध्य पाषाण कंप्लीट हो गया और आता है आपका नवपाषाण काल। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक दो ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुद्रा में जानकारी इसकी होनी चाहिए। तो आता है आपका नवपाषाण काल। क्या आता है, नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में हम पढ़ते हैं नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल की खोज करने वाले कौन है, जॉन लुम्बार्क। कौन है, जॉन लुम्बार्क है। इन्होंने नवपाषाण काल को पुरापाषाण काल भी कहा है, नवपाषाण काल भी कहा है, कांस्य काल क्या है, यानी यहाँ पर कांसे का प्रयोग होने लगा था और लोहे का भी प्रयोग होने लगा था नवपाषाण काल में। या लोहे का, यानी जबकि लोहे का प्रयोग यहाँ हुआ नहीं था, तो जॉन लुम्बार्क इसको लोहे का काल कहते हैं। क्या कहते हैं, लोहे का काल कहते हैं। तो नवपाषाण काल में औजारों का आकार भी कैसा हो गया था, छोटा हो गया। कैसा हो गया, छोटा हो गया। तो नवपाषाण काल को जो नार्डन चाइल्ड है ना, नार्डन चाइल्ड, यहाँ पे लिख नहीं पाया है, नार्डन चाइल्ड ने इसे अन्न क्रांति कहा है। क्या कहा है, अन्न क्रांति। तो अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये बन सकता है अन्न क्रांति किस काल को कहा है, तो नवपाषाण काल को कहा है। किसने कहा, नार्डन चाइल्ड ने अन्न क्रांति कहा है नवपाषाण काल को। तो इस काल में जो औजार हैं वो हल्के नुकीले और पॉलिशदार हो गए थे। कैसे, नुकीले हो गए थे, यानी औजारों का जो आकार है वो नुकीला हो गया था। तो यहाँ पर जो अग्नि का प्रयोग वो व्यापक रूप से, अग्नि से परिचित हालांकि पाषाण काल से थे, मगर व्यापक रूप से परिचित जो प्रयोग करना सीखे थे वो नवपाषाण काल से सीखे थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अग्नि का प्रयोग, यहाँ पर पूछ ले अग्नि का प्रयोग, अग्नि का प्रयोग नवपाषाण काल से करना सीख गए थे। और व्यापक रूप से प्रयोग वो निम्न पाषाण काल है ना, तो वहां से अग्नि के साक्ष्य भी मिलते हैं। और यहाँ पर व्यापक रूप से यहाँ पे
अग्नि से खाना पकाना सीख गए थे। क्या करते थे यहाँ पे? खाना पका के खाने लगे थे, पशुपालन करने लगे थे, स्थायी निवास हो गया था, यहाँ पर मृद भांडों का निर्माण होने लगा था, पहिए का आविष्कार होने लगा था। तो पहिए का आविष्कार अगर पूछ ले, पहिए का आविष्कार, तो पहिए का आविष्कार किस काल में होता है? तो पहिए का आविष्कार होता है तो वो होता है नवपाषाण काल में। कब होता है? नवपाषाण काल में। तो यहाँ पर क्या करने लगे थे? स्थायी निवास हो गया था और झोंपड़ियों में रहने लगे थे। कहाँ पर रहने लगे थे? झोंपड़ियों में। अगर पूछे झोंपड़ियों में रहने वाला काल कौन सा है, तो नवपाषाण काल है। कौन सा? नवपाषाण काल है। तो यहाँ पे मृद भांडों का निर्माण हो गया था और पहिए का आविष्कार हो गया। क्या हो गया था? पहिए का आविष्कार हो गया था। तो यहाँ के प्रमुख स्थान देख लेते हैं, यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में, कहाँ पर है? मेहरगढ़ पाकिस्तान में। वो नवपाषाण काल का स्थल है। बुरजोम है जो कश्मीर में, ये क्या है? नवपाषाण काल का स्थल है। क्या है? नवपाषाण काल का स्थल है। कौन सा? बुरजोम। क्या है? बुरजोम। अब आता है निम्न प्रापाषाण काल। तो चलिए भाई, निम्न प्रापाषाण काल को हम पढ़ते हैं। आप लोगों का सही से दिख रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो आता है निम्न प्रापाषाण काल को। तो ये आपका निम्न प्रापाषाण काल। तो निम्न प्रापाषाण काल में जो सोहन घाटी है और आपकी मद्रास घाटी है, ये निम्न प्रापाषाण काल के साथ प्राप्त होते हैं हमें, सोहन घाटी और मद्रास घाटी से। इसको ओनली रिवीजन कर लो, ज्यादा कुछ है नहीं है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो ठीक है, नहीं यहाँ से कम चांसेस रहते हैं। तो निम्न प्रापाषाण काल के उपकरण हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? सोहन घाटी से प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होता है? चापर प्राप्त होता है, चॉपिंग पेट्रोल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी अग्नि का प्रयोग तो अब नवपाषाण काल से सीख गए थे। तो यहाँ पर तो स्थायी निवास होने लगा था। तो यहाँ पर जो पूछ ले कि निम्न प्रापाषाण काल है तो वो किस नदी के किनारे या कौन सी घाटी? तो सोहन घाटी है, वो सिंधु नदी की सहायक नदी है, सोहन नदी। तो यहाँ पर है निम्न प्रापाषाण काल के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो खोज करने वाले कौन थे? प्रोफेसर दरासा नौसिखिया वांडिया। पहली खोज निम्न प्रापाषाण काल में सोहन घाटी में खोज करने वाले कौन थे? दरासा नौसिखा वांडिया। कौन थे? दरासा नौसिखा वांडिया इसकी खोज करता थे। कौन थे? खोज करता थे। तो अब आती है आपकी मद्रास संस्कृति। तो मद्रास संस्कृति में तो हमारी स्टार्ट करते हैं मद्रास संस्कृति। तो मद्रास संस्कृति का जो अन्य नाम है वो हैंडक संस्कृति। और क्वेश्चन पूछे हैंडक संस्कृति कौन सी है, तो मद्रास संस्कृति को ही हम कहते हैं हैंडक संस्कृति। यहाँ पर जो उपकरण है वो खुरचनी, यंत्र, हस्त कुठार आदि यहाँ से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो हमें ये प्राप्त होते हैं आपकी मद्रास संस्कृति से। इनके जो 3 स्थल हैं वो कौन से? बाध मथुरा, पल्लवरम है और अतिरम पक्कम है। तो ये किसके? मद्रास संस्कृति के प्रमुख स्थल है। इसकी खोज करने वाले कौन है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। एक क्वेश्चन आ सकता है कि मद्रास संस्कृति की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। तो मद्रास संस्कृति है वो नर्मदा घाटी, कृष्णा व तुंगभद्रा, गोदावरी घाटी, साबरमती घाटी, तो इन सभी से प्राप्त होती है मद्रास संस्कृति। तो यहाँ पर यानी पूछे मद्रास संस्कृति का विकास किन घाटियों में था? तो नर्मदा घाटी, कृष्णा घाटी, तुंगभद्रा घाटी, गोदावरी घाटी, साबरमती घाटी। और उसमें एक आंसर डाल देगा बेटवा घाटी में। तो कहाँ पर विकास नहीं है? बेटवा घाटी में मद्रास संस्कृति का विकास नहीं है। तो इसे क्या कहते हैं? हैंडक संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंडक संस्कृति कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हमारा ताम्रपाषाण काल। क्या आता है? ताम्रपाषाण काल। आप लोग लाइक नहीं करते हो तो लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में। ये आधे घंटे की क्लास में कम से कम 5-6 घंटे का वर्क रहता है, तभी आधे घंटे की क्लास कंप्लीट हो पाती है। तो आप लोग लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो हम न्यू आपके लिए क्वेश्चन लाएंगे, तो कल इनके हम MCQ बना के लाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखना और एक चैनल पर वीडियो डली है उसको भी देखना।
उसे ये बेनिफिट होता है कि हमने पढ़ा है तो हमको कितना आ रहा है, इसका आंसर हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम आते हैं ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल में कौन कौन सी संस्कृतियां विकास होती है? तो बनास संस्कृति, बनास संस्कृति को कहते हैं हम आहार संस्कृति। ये कहाँ पर है? राजस्थान में। बनास संस्कृति है जो कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है? बैल की मूर्तियां। यहाँ से अगर पूछ ले बैल की मूर्तियां हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो राजस्थान से। कौन सी? आहार संस्कृति से। कहाँ से? आहार संस्कृति। यहाँ हमें क्या प्राप्त होता है? सफेद डिजाइन वाले काले और लाल बर्तन। हमें क्या प्राप्त होता है? सफेद डिजाइन वाले काले और लाल बर्तन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? राजस्थान से प्राप्त होता है। यहाँ पर उगाई गई फसलें थी। अगर सबसे पहले क्वेश्चन बने तो बनेगा कि ताम्रपाषाण काल में सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी? तो चावल, रागी, ज्वार और बाजरा की फसलें उगाई गई थी सबसे पहले। अगर पूछ ले कि आहार संस्कृति में सबसे पहले कौन सी फसलें उगाई गई थी, तो आपको याद रखना है कि आपकी ये फसलें उगाई गई थी। कौन सी उगाई गई थी? चावल, दाल, चावल, रागी, ज्वार और बाजरा। ठीक है। और यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्थित स्थिति थी। यहाँ पर आपकी आहार संस्कृति में तो जल निकासी की व्यवस्थित संस्कृति थी, यानी बारिश होती थी तो वहां पर ऐसा निकास था कि जल को बाहर जा सकता था। तो उसे हम क्या कहते थे? चक्रकूप कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? चक्रकूप कहा जाता था। अगर पूछ ले कि जल निकासी की व्यवस्था स्थित थी तो कहाँ पर है? आहार संस्कृति में, जिसे हम क्या कहते हैं? चक्रकूप कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आहार में पत्थरों से बने मकानों व ईंटों का प्रयोग नहीं था। अगर पूछ ले आहार संस्कृति में जो मकान बने थे उनमें पत्थर व ईंटों का प्रयोग था? नहीं था। पत्थर और ईंटों का प्रयोग नहीं था। यहाँ पे पत्थर और ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था। किसमें? आहार संस्कृति में। यहाँ पर हड़प्पा, अगर हड़प्पा स्थल का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का कोई भी स्थल नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई भी साक्ष्य मिलता आहार संस्कृति में। यहाँ पर जो कपड़ों की छपाई है वो ठप्पे प्राप्त हुए थे। कपड़ों पर जो छपाई के ठप्पे प्राप्त होते हैं हमें कहाँ से? आहार संस्कृति से। कहाँ से? राजस्थान की आहार संस्कृति में। यहाँ पे अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते। क्या मिलते? अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। इसे ताम्र नगरी कहते हैं। आहार को हम क्या कहते हैं? ताम्र की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ताम्र की नगरी किसे कहते हैं? आहार को कहते हैं हम ताम्र की नगरी। ओके, तो चलिए आगे चलते। समझ में आया? आहार संस्कृति कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान पे। यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ? बैल की मूर्तियां। क्या प्राप्त हुआ? बैल की मूर्तियां। यहाँ पर हमें सफेद डिजाइन वाले काले मृतभांड प्राप्त हुए हैं। काले बर्तन या मृतभांड ये प्राप्त हुए। यहाँ पर क्या फसलें उगाई थी? चावल, रागी, ज्वार, बाजरा। क्या? चावल, रागी, ज्वार, बाजरा। यहाँ जल निकासी की क्या थी? व्यवस्थित स्थिति थी जल निकासी, जिसे हम क्या कहते हैं? चक्रकूट कहते हैं। यहाँ पर पत्थरों से बने जो ईंटों उनमें प्रयोग नहीं होता था। मकानों में कोई भी ईंट और पत्थरों का प्रयोग नहीं हुआ था। तो हड़प्पा का स्थल यानी हड़प्पा का कोई भी स्थल नहीं है। कहाँ पर? आहार संस्कृति में कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर कपड़ों पर क्या? छपाई के ठप्पे प्राप्त होते हैं। यहाँ पर अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और आहार को हम क्या कहते हैं? ताम्र नगरी कहते हैं। किसे? आहार संस्कृति को हम ताम्र नगरी कहते हैं। ओके, चलिए अब कायथा। तो कायथा कहाँ पर है? उज्जैन में। कायथा कहाँ पर है? उज्जैन में। तो आते हैं हम कायथा को देखते हैं। कायथा कहाँ पर है? उज्जैन में। जिसका समय रहता है 1700 से, इसका समय कब रहता है? 1700 से 1200 ईसा पूर्व। किसका समय रहता है? कायथा का समय रहता है 1700 से 1200 ईसा पूर्व। कायथा का समय रहता है। तो कायथा से हमें किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं? घोड़े के। किसके प्राप्त साक्ष्य होते हैं? घोड़े की। हमें कायथा से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ओके, या कायथा से पूछ ले कि कायथा, अगर पूछे उसमें कि कायथा में जो पतन हुआ था तो पतन किस कारण से हुआ था? तो कायथा का जो पतन है वो भूकंप से हुआ है।
किससे हुआ है? भूकंप से हुआ है। एक क्वेश्चन मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि कायथा का पतन हुआ था, वो किससे हुआ था? क्या जलवायु परिवर्तन से हुआ है? नहीं, किससे हुआ है? भूकंप से। किससे हुआ है? भूकंप से। तो हमें ये याद रखना, कायथा का पतन भूकंप से हुआ है। कायथा कहाँ पर है? उज्जैन में। कायथा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। तो यहाँ पर जो कायथा है वो कौन सी नदी पर बसा है? चंबल। कायथा चंबल नदी पर इसकी बस्तियां मिलती हैं। हालांकि ये चंबल नदी पर बसा नहीं है, सॉरी, कायथा पर जो चंबल नदी की बस्तियां मिलती हैं। तो कायथा की खोज किसने की थी? बी एस वाकरकर ने की थी। ये क्वेश्चन अभी फिलहाल एमपीपीएससी के पेपर में आया है कि कायथा की खोज किसने की थी? 1964 में बी एस वाकरकर ने की थी। तो आपको कायथा से हमें घोड़े के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कायथा से हमें भूकंप पतन के साक्ष्य प्राप्त मिलती हैं कि कायथा का पतन भूकंप से हुआ था। कायथा कहाँ पर है? उज्जैन में है। मध्य प्रदेश वाले ध्यान रखें। कायथा संस्कृति का समय कब है? 1700 से 1200 ईसा पूर्व है। कायथा कौन सी नदी पर बसा हुआ है? चंबल नदी पर इसकी बस्तियां मिलती हैं। इसकी खोज करने वाले कौन है? बी एस वाकरकर। खोज करने वाले कौन है? बी एस वाकरकर है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर मछली पकड़ने के भी हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहाँ पर? कायथा से हमें मछली पकड़ने के साक्ष्य मिलते हैं। कायथा संस्कृति में हड़प्पा यानी कायथा से उधर में जो संस्कृति थी, कायथा संस्कृति से तो हमें हड़प्पा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जबकि हमें बनास या आहर संस्कृति से कोई ऐसी सभ्यता के साक्ष्य नहीं मिलते हड़प्पा सभ्यता के। तो अगर पूछ ले कि क्या कायथा में हड़प्पा का प्रभाव दिखाई देता है, तो यस, वहां पर क्या करना है? यस दिखाई देता है। यहाँ पर जो कच्ची ईंटों के बने गोलाकार मकान प्राप्त होते हैं, उधर ईंटों और पत्थरों का प्रयोग नहीं हुआ था। किसमें? आहर संस्कृति में। और यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था मकानों में। किसमें? मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था कायथा में। तो आपको याद हो गया। हड़प्पा के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं कायथा से। मछली पकड़ने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। खोज कौन करते? बी एस वाकरकर करने। कायथा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आती है मालवा संस्कृति। क्या आती है? मालवा संस्कृति। तो मालवा संस्कृति का विकास होता है अपने 1700 से 1200 ईसा पूर्व में। मालवा संस्कृति का क्या होता है? विकास। तो मालवा संस्कृति का विकास होता है 1700 से 1200 ईसा पूर्व। मालवा संस्कृति का विकास होता है। तो मालवा संस्कृति का जो पतन होता है वो किससे होता है? अगर पूछ लिया उसने कि मालवा संस्कृति का जो पतन हुआ है वो किससे हुआ है, तो जलवायु परिवर्तन से। कायथा का पतन हुआ है भूकंप से, और मालवा का पतन हुआ है जलवायु परिवर्तन से। मालवा का पतन किससे हुआ? जलवायु परिवर्तन से। ओके, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखना, तो ये वाली कि यहाँ पर दूध या स्लिप वाले मृतभांड प्राप्त होते हैं। कौन से मृतभांड प्राप्त होते हैं? दूध या स्लिप वाले मृतभांड हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? कायथा से। कहाँ से प्राप्त होते हैं? मालवा, सॉरी। दूध या मृतभांड प्राप्त होते हैं हमें कहाँ से? मालवा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जौरवी संस्कृति। तो जौरवी संस्कृति कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है जौरवी संस्कृति? तो यहाँ पर विशेष रूप से जो मैं ध्यान रखना है वो एक ही चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर टोटीदार बर्तन प्राप्त हुआ है। टोटीदार बर्तन प्राप्त हुआ है हमें कहाँ से? जौरवी संस्कृति से। प्राप्त हुआ है मिट्टी का टोटीदार बर्तन हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तांबे का, सॉरी, तांबे का। यहाँ पे लिख लेना, तांबे का टोटीदार बर्तन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो जौरवी संस्कृति से प्राप्त होता है। तो जौरवी संस्कृति के जो प्रमुख स्थल हैं वो कौन से हैं? जौरवी है, देमाबाद, इनामगांव और मीरसा। जौरवी, देमाबाद, इनामगांव और मीरसा जौरवी संस्कृति के प्रमुख स्थल है। या इसमें इसका जो विकास है वो कब होता है? 1400 से 700 ईसा पूर्व में होता है। किसका? जौरवी संस्कृति का विकास होता है। यहाँ पर हमें 4 कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। रथ प्राप्त हुआ है, हाथी, गेंडा, भैंसा। तो अगर पूछ लें कि
हाथी, गेंडा, भैंसा, रथ, 4 कलाकृतियां में कहाँ से प्राप्त हुई? जौहरवी संस्कृति से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से प्राप्त हुई है? जौहरवी संस्कृति से प्राप्त हुई हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती है। तो इनाम गांव है वो क्या है? ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती थी इनाम गांव। यहाँ पे मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले जो कारीगर थे उनकी कुशलता दिखाई देती है। तो यहाँ से हमें तांबे का बर्तन प्राप्त हुआ, टोंटीदार, और मिट्टी के जो कारीगर हैं जो मिट्टी की मूर्तियां बनाते थे या कलाकृतियां बनाते थे, तो यहाँ पर हमें उनका बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है। कहाँ पर? जौहरवी संस्कृति से। हमें कहाँ से दिखाई देता है? जौहरवी संस्कृति से हमें दिखाई देता है। अब लास्ट आता है महापाषाण काल। क्या आता है? महापाषाण काल। यहाँ पर क्या होता है? विशाल पत्थरों से निर्मित इमारतें। कहाँ मिलता है? यहाँ पर विशाल पत्थरों से निर्मित इमारत। इनका जो महापाषाण काल है इसका विशाल पत्थर से निर्मित इमारतें थी वो सबसे ज्यादा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? दक्षिण भारत में। कहाँ से? दक्षिण भारत। सर्वाधिक प्रचलन दिखाई देता है हमें दक्षिण भारत में। क्या दिखाई देता है? सर्वाधिक प्रचलन हमें दिखाई देता है दक्षिण भारत में। तो ये नवपाषाण काल के ठीक बाद का, नवपाषाण काल के ठीक बाद, यानी पहले आता है आपका नवपाषाण काल, फिर ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति आती है, उसके बाद आपका महापाषाण काल का सर्वाधिक विकास होता है दक्षिण भारत में। और जो ताम्रपाषाण काल का विकास होता है वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में। कहाँ पर? पश्चिमी क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र। तो इनमें का सर्वाधिक विस्तार दिखाई देता है ताम्रपाषाण का। भारत में दक्षिण भारत में लौह युग यानी मध्य भारत में ताम्रपाषाण काल के बाद दक्षिण भारत में लौह युग के साथ इसका क्या होता है? महापाषाण काल का निर्माण क्या होता है? प्रचलन होता है। महापाषाण काल का युग आता है। मध्य भारत में क्या चलता है? ताम्रपाषाण काल। मध्य भारत में ताम्रपाषाण काल और दक्षिण भारत में लौह युग। दक्षिण भारत में उस समय लौह युग, तब आपकी महापाषाण काल का प्रचलन होता है। यहाँ पर जो सामाजिक ढांचे की न्यूनतम जानकारी मिलती है, क्या मिलती है? न्यूनतम जानकारी हमें सामाजिक ढांचे की मिलती है। सामाजिक ढांचे की कैसी जानकारी मिलती है? न्यूनतम जानकारी मिलती है। यहाँ पर जो मुख्य व्यवसाय था यानी कि अर्थव्यवस्था इनकी किससे चलती थी? तो कृषि से चलती थी। अर्थव्यवस्था इनकी कृषि से चलती थी। तो यहाँ पे लोहे के हल होते थे, रागी चावल आदि इनकी खेती का हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो रोमन सिक्के व्यापार के लिए महापाषाण कालीन संस्कृति सर्वाधिक दक्षिण भारत में रोमन संस्कृति के हमें क्या प्राप्त होते? सिक्के प्राप्त होते हैं। तो ब्रह्मगिरी कर्नाटक में इसके प्रमुख स्थल हैं। आदि चलवल्लूर तमिलनाडु में प्रमुख महापाषाण काल का स्थल अगर पूछ ले कहाँ पर है? आदि चनवल्लूर तमिलनाडु में महापाषाण काल का प्रमुख स्थल है। तो रोमन संस्कृति में व्यापार के जो सिक्के प्राप्त होते हैं दक्षिण भारत से प्राप्त होते हैं। पालतू पशुओं में गधे, भैंस, घोड़े का प्रयोग किया जाता था पालतू पशु में। तो इसके साथ ये पीडीएफ भी खत्म होती है, क्लास भी हम खत्म करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और कल हम एमसीक्यू लगाएंगे इनके, तो आप जरूर पढ़ के आना। तो जय हिंद, जय भारत।